नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं सरल ब्याज का हम एक भाग पढ़ चुके हैं और आज हम दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। देखिए सवाल क्या है, कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपये का मूलधन दे रखा आपको 2600 रुपये, 6.2/3% ब्याज की दर से ब्याज जो साधारण ब्याज है वो पूरे रुपयों में होना चाहिए, मतलब पूर्णांक में होना चाहिए, पॉइंटों में नहीं होना चाहिए, ऐसा आपसे पूछा है। यहाँ आपको ब्याज ज्ञात नहीं करना है, यहाँ आपको ऐसा समय लिखना है जिससे कि ब्याज पूर्णांक में आए। तो देखिए कैसे बढ़ाएंगे इस सवाल को आगे। ब्याज का फॉर्मूला लिखेंगे, ब्याज बराबर होता है समुद्र बटा 100, समुद्र बटा 100। अब देखिए मूलधन की जगह समय क्या लिखना है हमें सोचना है, जिससे कि उत्तर पॉइंटों में नहीं आए, उत्तर पूर्णांक में आ जाए, पूरे रुपयों में आ जाए। मूलधन की जगह हमें 2600 लिखना है, दर है 6.2/3%। 6.2/3% को आप क्या लिख सकते हो, सोचो 6 × 18 19 20 20/3% लिख सकते हो। तो यहाँ दर की जगह हमें 20/3 लिखना है, बटा 3 कहाँ जाएगा, 100 के पास चला जाएगा। ऐसा मैं आपको पहले से सिखा चुका हूँ, ठीक है। अब 2 0 से 2 0 आपने काट दिए। अब आपको देखना है कि उत्तर पूर्णांक में लाना है। उत्तर पूर्णांक में लाना है या पॉइंटों में नहीं आना चाहिए या पूरे रुपयों में आना चाहिए का मतलब है ये जो हर है ये पूरा कट जाए। अगर हर में जो राशि लिखी हुई है वो पूरी कट जाएगी तो उत्तर पॉइंटों में नहीं आएगा। ये एक बेसिक बात है। जो भी राशि हर में लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ मान लीजिए हर में 2 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, एक पूरा कट गया तो उत्तर पॉइंटों में नहीं आएगा। यहाँ 30 लिखा हुआ है, बटा 4 लिखा हुआ है, ये 15 बार कटा, 2 बार कटा, ये पूरा नहीं कटा तो उत्तर पॉइंटों में आएगा। तो मतलब अगर पूरे रुपयों में लाना है, पूर्णांकों में लाना है तो हर पूरा कट जाए। तो हर पूरा कट जाए तो यहाँ पर आपको समय की जगह ऐसा आंकड़ा लिखना होगा जिससे कि ये 3 कट जाए। अब अगर ये 3 यहाँ कट जाता तब तो आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते थे। अगर ये 3 यहाँ कट जाता तो आप 1 वर्ष भी लिख सकते थे, लेकिन ये 3 यहाँ किसी से कट नहीं रहा है। तो इस 3 को आपको यहाँ कोई ऐसा आंकड़ा लग के 3 को काटें आप, तो कम से कम क्या रखें, तो कम से कम अगर आप समय की जगह 3 रखेंगे, अब आपको हल नहीं करना है, हल करके नहीं दिखाना है, समय की जगह आप 3 रखेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, हर पूरा कट जाएगा तो उत्तर पूर्णांक में आ जाएगा। इसका मतलब आपसे यही पूछा है कि समय की जगह कम से कम क्या रखा जाए, तो समय की जगह कम से कम 3 वर्ष रखा जाए। तो थोड़ा सा सोचने का सवाल था और बाकी गणना ज़्यादा नहीं करनी थी, बस ये दिमाग लगाना था कि हर को पूरा काटना है, उसके लिए यहाँ समय की जगह क्या रखना है। देखिए हम अगले सवाल की बात करते हैं। हम लेवल ए की परीक्षाओं में आने वाले सवाल कर रहे हैं। ऐसे सवाल लेवल ए की परीक्षाओं में ही पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी लेवल बी की परीक्षाओं में 70% मैटर वही पूछा जाएगा जो लेवल ए की परीक्षाओं में हम पढ़ते हैं। देखिए हम अपने अगले सवाल की बात करते हैं। एक व्यक्ति ने बैंक में एक समान साधारण ब्याज की दर से 500 रुपये 4 वर्षों के लिए, 600 रुपये 3 वर्षों के लिए जमा कराए। उसे कुल रुपये 190 रुपये की राशि ब्याज के रूप में प्राप्त हुई, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। देखिए ब्याज की दर ज्ञात करनी है, दर का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखिए। दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100 बटा समय गुणा मूलधन, यही होता है। अब ब्याज तो उसने आपको दे रखा है, कुल ब्याज 190 रुपये प्राप्त हुआ, ब्याज गुणा 100 लिख दीजिए आप। समय और मूलधन नहीं दे रखा है, तो समय और मूलधन के लिए ही आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई होगी। भाई हम सीधे सवाल की तरफ आप कूदे तो आपको पता चला आपको दर ज्ञात करनी है, और दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100 बटा समय गुणा मूलधन, जो आपको पहले भाग में मैं सिखा चुका हूँ। ब्याज की जगह आपने 190 लिख दिया, गुणा 100 लिख दिया, समय और मूलधन क्या लिखा जाए। तो इस स्थिति में समय और मूलधन क्या लिखा जाए, तो आप सवाल के ऊपर आइए। सवाल कह रहा है 500 रुपये 4 वर्ष के लिए लगाए, फिर वो कह रहा है 600 रुपये 3 वर्ष के लिए लगाए। अब इस स्थिति में आप क्या मतलब समय लो, इसका समय लो या इसका समय लो, मूलधन कौन सा लो, इसका मूलधन लो या इसका मूलधन लो, कौन सा मूलधन लो। तो यहाँ पर आपको जो साझा पढ़ाया गया था वो वाली बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको ऐसा मूलधन तैयार करना पड़ेगा, ये कुल ब्याज है, कुल पूरे मूलधन पर ब्याज है, तो आपको ऐसा मूलधन तैयार करना पड़ेगा जो 1 वर्ष का कुल मूलधन हो जाए, पूरा काम 1 वर्ष में हो जाए। और ऐसा मैंने साझा में आपको सिखाया था कि अगर 2000 रुपये 4 वर्ष के लिए लगे हैं और आपको अगर ये काम 1 साल में करना है तो इस 4 को यहाँ गुणा कर दीजिए, तो 8000 रुपये 1 वर्ष में लगने से काम हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर काम में लेना है। यहाँ सोचना है
500 रुपये 4 वर्ष के लिए लगे हैं। अगर ये काम आपको 1 वर्ष में करवाना है तो ये 4 यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2000 रुपये 1 वर्ष के लिए। ऐसा आपको सोचना है। और यहाँ से भी आपको यही सोचना है, दूसरे धन के साथ भी 6 1800 रुपये 1 वर्ष के लिए। कुल मिला के 2000 और 1800 3800 रुपये हो गए 1 वर्ष के लिए। इसे गलती से आप जोड़ मत देना, 1 वर्ष के लिए ही है। ये पहला धन है, ये धन का दूसरा भाग है। धन का पहला भाग ये है कि 500 रुपये 4 वर्ष के लिए, और धन का दूसरा भाग ये है कि 600 रुपये 3 वर्ष के लिए। ऐसे करके बंदे ने 2 पैसे अलग अलग उधार दिए थे। हम अगर इस काम को 1 साल में करवाना चाहते हैं तो इस 4 को आप यहाँ ले आइए। जैसा कि मैंने मूलधन के बारे में आपको सिखाया था सांझा के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं पे समझ लीजिए। 500 रुपये जो काम 4 वर्ष में करेंगे इसको यहाँ लाइए, 2000 रुपये वही काम 1 साल में करेंगे। 600 रुपये जो काम 3 साल में करेंगे, 1800 रुपये वही काम 1 साल में करेंगे, तो कुल 3800 रुपये का 1 वर्ष होगा। तो हमें समय मिल गया यहाँ पर 1 वर्ष, और मूलधन मिल गया 3800 रुपये। इसको हम यहाँ रखेंगे। 19 से कम 19, 19 दूना 38, 2 से कटेगा 5 बार, तो ब्याज की दर आ जाएगी 5%। तो इन दोनों भागों पर अलग अलग लगाने के बाद आपको जो ब्याज मिला है वो 5% का मिला है। इस तरीके से इस तरह के सवाल को आप हल करेंगे। थोड़ा सा बौद्धिक दिमाग आपको लगाना है और आपको पुरानी जानकारी काम में लेनी है। सवाल सरल है, बस आपका थोड़ी सी प्रैक्टिस हो रखी होनी चाहिए। इस तरह का सवाल आपका किया हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा सवाल आपने कर रखा होगा पहले से तो आपके लिए बहुत ही सरल सवाल होगा ये। अगला सवाल देखिए, यदि 450 रुपये की धनराशि सरल ब्याज पर 3 वर्षों में 504 रुपये हो जाती है। कह रहा है 450 रुपये की धनराशि है, 3 वर्ष का समय है, और 3 वर्ष में 504 रुपये हो जाती है। मतलब ब्याज कितना हो जाता है, 54 रुपये ब्याज मिल जाता है। ये कहानी यहाँ पर बताई गई है। तो उसी ब्याज की दर से 650 रुपये की राशि 2.5 वर्ष के समय में कितनी हो जाएगी। मतलब यहाँ से कितना ब्याज मिलेगा उसको इसमें जोड़ के देख लेंगे तो पता चल जाएगा कितनी हो जाएगी। अब आपके पास इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं, बात सुनिएगा। अगर आप बेसिक की तरफ जाते हैं, जिसकी तरफ मतलब बेसिक से थोड़ा एडवांस सोचना है इसमें, अगर आप सीधा सीधा बेसिक की तरफ जाते हैं तो यहाँ आपको ब्याज की राशि निकालनी पड़ेगी, कितना हो जाएगा, मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा पता चल जाएगा। अगर आप ब्याज की राशि निकालना चाहते हो तो आपको दर ज्ञात करनी, यहाँ दर चाहिएगी, क्योंकि ब्याज का फॉर्मूला अगर आप निकालते हो तो समुद्र बटा 100 होता है। समय और मूलधन तो दे रखा है, दर नहीं है। तो एक तरीका तो ये है, आप यहाँ से दर निकालिए, क्योंकि यहाँ आपको मूलधन दे रखा है, ब्याज दे रखा है और समय दे रखा है। यहाँ से आप दर निकाल सकते हो। यहाँ से दर निकाल के आप यहाँ ले जाके रख दीजिए और दर ज्ञात कर लीजिए। एक तरीका और है जिसमें आप थोड़ा सा एडवांस सोचोगे और आपको गणना कम करनी पड़ेगी। आप इस बात पे ध्यान दीजिए, ऐसे हर सवाल में जब भी ऐसा सवाल दिखे आपके सामने कि यहाँ पर जो आंकड़े दे रखे हैं उसमें से एक चीज़ यहाँ ला के रखनी है, उसमें आप समान क्या वो देखिए। कह रहा है दर समान है, दर का उपयोग नहीं है यहाँ पर। दर से आप दर का करना कुछ नहीं है, आपको तो ब्याज निकालना है वास्तव में, लेकिन वो कह रहा है समान क्या है, दर समान है। अब आप यहाँ से दर निकाल के यहाँ दर ले जाके रखने की जगह इस जानकारी को भी काम में ले सकते हैं। इस जानकारी को काम में लेना बल्ब लगने वाली बात हो जाएगी। ये अगर आपका बल्ब जल गया कि दर समान है, उसी पे डायरेक्ट काम कर लिया जाए तो गणना कम हो जाएगी। तो दर समान है तो इधर की जो दर है और इधर की जो दर है उसको बराबर रख लीजिए, ठीक है ना। तो दोनों की दर को क्या कर लेंगे, बराबर रखेंगे। कैसे रखेंगे, इसमें गणना कम होगी। दर क्या है, ब्याज गुणा 100। ब्याज कितना है, 54 गुणा 100 बटा समय गुणा मूलधन। समय कितना है 3 और मूलधन कितना है 450। दर समान है तो इस तरफ की दर और इस तरफ की दर को बराबर रखेंगे। इधर से दर कितनी आएगी, वही ब्याज गुणा 100। ब्याज तो हमें पता नहीं है, ब्याज तो हम ज्ञात करना चाहते हैं, तभी तो हमें मिश्र धन पता चलेगा कितना हो जाएगा, तभी तो पता चलेगा। ब्याज गुणा 100 समय गुणा मूलधन। समय कितना है यहाँ पे 5/2। देखिए 2 दूनी 4, 1 5/2। 5/2 बट्टा के बट्टा वाला कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, गुणा मूलधन 650। अब देखिए, अब आपको इन दोनों तरफ अगर आप हल करेंगे तो एक ब्याज ही तो अज्ञात है, तो ब्याज यहाँ से पता चल जाएगा। अगर यहाँ से ये वाला दूसरी वाली साइड का ब्याज पता चल जाएगा तो ये मूलधन निकालना आपके लिए एक सरल सा काम रह जाएगा। मैं आप चाहो तो कुछ गणना में करके दिखा देता हूँ। 100 से 100 आपका कट हो गया,
कुछ इधर काट लेते हैं, कुछ इधर काट लेते हैं। देखिए 18 या 54, 9 से कट गया, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 50 आ गया। 50 से आप 0 से तो ये काट लिया आपने, 5 से आपने ये 5 काट लिया, ठीक है। अब इधर क्या बचा, कुल मिला के 2 बचा, और इधर भी 2 बचा, ये 2 से 2 आपने काट लिया। इधर क्या बचा, 65 बचा, और इधर सिर्फ ब्याज बचा बटा में, ये 65 इधर आ जाएगा, ये आ गया 65, और इधर लिख दिया आपने ब्याज। तो ब्याज 65 आ गया। इस 650 रुपये में आप अगर 65 रुपये ब्याज के जोड़ दोगे, क्योंकि आपसे पूछा है कितना हो जाएगा, ब्याज नहीं पूछा है, तो 5 715 रुपये हो जाएगा। ये आपका उत्तर है। तो इस तरह के सवाल में आप ये स्मार्टनेस लगाइएगा। आप इधर से दर निकाल के वहाँ ले जाके मत रखिएगा। आपको कहा है कि दर समान है तो आप दर पे डायरेक्ट काम कर लीजिएगा। दर समान है तो दोनों तरफ दर समान रख लीजिए। इधर भी आपने दर का फॉर्मूला लगा दिया और इधर भी आपने दर का फॉर्मूला लगा दिया, तो आपने सीधा ब्याज ज्ञात कर लिया। और उसने पूछा था कि 650 कितने हो जाएंगे। अगर ब्याज आपको पता चल जाएगा तो 650 में ब्याज आप जोड़ लोगे तो 715 हो जाएंगे। इस तरीके से आप इस सवाल में काम करेंगे। आप बेसिक से करते तो भी कर सकते थे, लेकिन आपको थोड़ा समय ज़्यादा लगता। पहले आपको यहाँ गणना करनी पड़ती, दर निकालने का काम नहीं था सही हिसाब से देखा जाए तो, फिर भी आप दर निकाल के उधर ले जाके रखते, तो बेसिक में इसमें थोड़ी गणना बढ़ जाती। अब देखिए अगले सवाल की बात करते हैं, जो इसी तरीके का एक सवाल है। कितने समय में 3% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये है कह रहा है, और 3% ब्याज की दर है, उनसे उतना ही ब्याज होगा। यहाँ का ब्याज उतना ही होगा जितना कि कितने समय में। तो समय पूछा आपसे, समय यहाँ आपको बताया नहीं है, यहाँ समय आपको बताया नहीं है। कितने समय में 8,000 रुपये पर, ये समय आपको बताना है, 3% ब्याज की दर से उतना ही ब्याज होगा जितना 6,000 रुपये का, तो ये 6,000 रुपये आपका मूलधन है, 4% ब्याज की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज होगा। ये आपका सवाल है, ठीक है। वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा आपको। अगर समय निकालना है तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुणा 100, ठीक है। समय का फॉर्मूला क्या होगा, ब्याज गुणा 100। जितना ब्याज यहाँ से मिल रहा है उतना ही ब्याज यहाँ से मिल रहा है। तो एक तरीका तो ये है, आप यहाँ से ब्याज निकालिए और ला के यहाँ रख दीजिए। सवाल समझ लीजिए, कितने समय में, हाँ भाई समय बता करना है, 8,000 रुपये का 3% की ब्याज की दर से उतना ही ब्याज होगा जितना 6,000 रुपये का 4% की दर से 5 वर्ष का ब्याज होगा। तो या तो ये और ये ब्याज समान है, तो या तो यहाँ से आप ब्याज निकालिए और लाके यहाँ रख दीजिए और समय के फॉर्मूले में ज्ञात कर लीजिए। नहीं तो अभी मैंने आपको जो बात सिखाई थी वो जानकारी काम में ले लीजिए। हम ब्याज क्यों निकालें, जब हमारे को, हम यहाँ ब्याज क्यों निकालें, हम यहाँ से ब्याज निकालें, ठीक है, और उस ब्याज को हम वहाँ ले जाके रखें और फिर हम समय ज्ञात करें। इससे अच्छा हम इस जानकारी को क्यों नहीं काम में ले लें कि ब्याज समान है। जैसे पिछले में कह रहा था दर समान है, वैसे ये कह रहा है ब्याज समान है। तो हम दोनों तरफ ब्याज समान है तो इधर से भी ब्याज और इधर से भी ब्याज को बराबर रख देते हैं। तो यहाँ से ब्याज क्या होगा, समुद्र बटा 100, समय गुणा जो हमें ज्ञात करना है, मूलधन 8,000 गुणा दर बटा 100 बराबर, इस तरफ भी क्या होगा, समुद्र बटा 100, समय 5 गुणा मूलधन 6,000 गुणा दर 4 बटा 100। तो उसने कहा कि ब्याज समान है, दोनों तरफ के ब्याज को अगर समान रख दिया तो समय ही यहाँ अज्ञात बचा जो कि ज्ञात हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। आप अगर काटते हैं 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट गए, बट्टा 100 से बट्टा 100 सीधा ही कट गया। यहाँ पे 8 तिया 24 है और ये 6 चौक 24 है, सीधा कट गया, तो समय आ गया 5 वर्ष। तो यहाँ से आप डायरेक्ट समय निकाल सकते हो 5 वर्ष। इसमें आपको इधर से ब्याज निकाल के इधर लाके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, गणना आपकी कम हो जाएगी। आपको ये बल्ब लग जाना चाहिए, आप इस जानकारी को काम में ले लें। वो कह रहा है समय समान है, ब्याज समान है, तो दोनों में ब्याज समान रख दिया। पिछले में दोनों में कहा था दर समान है, तो पिछले में दर निकाल के दोनों में समान रख दी। इस तरीके से इस सवाल को आप सरलता से कर सकते हो। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। बेसिक परीक्षाओं में ऐसे सवाल यदा कदा पूछे जाते हैं और थोड़ी ऊपर की परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। लेकिन क्या होता है, बेसिक परीक्षा में क्या होता है, 1-2 टॉपिक जो होते हैं उनमें से हार्ड सवाल उठाने होते हैं। मतलब हार्ड नहीं कह सकते, थोड़े से सोचने वाले सवाल उठाने होते हैं, तो ऐसे सवाल उठाए जा सकते हैं। किसी न किसी एक्सरसाइज के तो बौद्धिक सवाल आएंगे, तो ऐसा किसी का ये हिस्सा हो सकता है। अगला सवाल देखिए, किसी धनराशि का 1/3 3% की दर से, किसी धनराशि का 1/3 3% की दर से,
ठीक है, 1/6 भाग 6% की दर से और शेष धनराशि 8% की दर से निवेश की गई, तो जो ब्याज मिला वो मिला 600 रुपये और आपको मूलधन बताना है। ये आपका सवाल है, तो मूलधन आप ज्ञात करो, ये आपका सवाल है। तो देखिए इस सवाल को हम थोड़ा सा अच्छे मेथड से कर लेते हैं। हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं इसको यहाँ 1/3 करना है, यहाँ 1/6 करना है, तो मूलधन हम खुद मान लेते हैं और इस बार 100 नहीं मानेंगे, क्योंकि 100 मानेंगे तो 1/3 करने में और 1/6 करने में दिक्कत होगी। तो ऐसी कोई राशि मानो जिसे 1/3 करना और 1/6 करना सरल हो, पहली बात। उसका 3% और उसका 6% निकालना भी सरल हो, बहुत सरल बात है। यहाँ हर में 3 लिखा हुआ है, यहाँ हर में 6 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको 300 मान लूँ तो वो इस 3 से कटेगा क्या? हाँ कटेगा। उसका 3% सरलता से निकलेगा क्या? हाँ निकलेगा। 6 से कटेगा क्या? हाँ कटेगा। उसका 3% सरलता से निकलेगा क्या? निकलेगा। इसलिए मैं क्या करूँगा कि माना मूलधन 300 रुपये है। गणना को सरल बनाने के लिए, ताकि 1/3 और 1/6 सरलता से निकल जाए और 3% और 6% और सरलता से निकल जाए। यहाँ आप एक काम और कर सकते थे, 1/6 करना है तो आप 600 रुपये मान सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आप चाहे 300 मानो, चाहे 600 मानो, चाहे 100 मानो, आप 100 मान के भी कर सकते हो, लेकिन गणना भारी हो जाएगी। हमें गणना भारी नहीं होने देनी है। हम आज 600 मान लेते हैं। तो देखिए इस 600 का 1/3 कितना होगा? 600 का 1/3 होगा 200 रुपये। तो इस 200 रुपये को 3% के हिसाब से, समय तो दे नहीं रखा है, 1 साल ही होगा, 1 वर्ष ही लिखा है, तो 200 को 3% के हिसाब से उधार दिया, तो 200 का 3% कितना होगा? तो आप 200 का 3% निकाल दीजिए, क्योंकि समय तो 1 वर्ष ही है, तो आप सीधा ही निकाल दीजिए 200 का 3%। तो 200 का 3% कितना होगा? 200 गुणा 3/100, तो 6 रुपये होगा। यहाँ से 6 रुपये ब्याज आ गया। ठीक है, ठीक है। फिर उसने क्या कहा? 1/6 भाग को, शेष का नहीं बोला है। अगर शेष का बोलता तो कहानी अलग होती, शेष का नहीं बोला है, सीधा कहा है 1/6 भाग। इस 600 का 1/6 भाग, 600 का 1/6 भाग कितना हो जाएगा? 100 रुपये। इसको 6% पे दिया गया और 100 का 6% 6 ही होगा, यहाँ से 6 रुपये ब्याज मिल जाएगा। अब कह रहा है शेष धन को, इस 600 में से आपने कितना धन काम में ले लिया है? 200 और 100, 300 रुपये काम में ले लिया, तो शेष धन कितना बच गया? 300। इस 300 को, शेष धन ये है 300 रुपये, इसको यहाँ पे ले आता हूँ सीधा 300 रुपये। इसको कितने % की दर से? 8% की दर से उधार दिया गया। 300 का 8% कितना हो गया? 24 रुपये। तो ये हो गया 24 रुपये। तो देखिए अगर आपने मूलधन 600 रुपये माना है तो ब्याज कितना हुआ है? 24 6 30 और 6 36, 36 रुपये हुआ है। ब्याज आपकी तरफ से 36 रुपये है और सवाल की तरफ से 600 रुपये है। मतलब आप जिसको 36 बोल रहे हो, सवाल उसे 600 बोल रहा है, तो आप जिसे 1 बोलोगे, सवाल उसे 600/36 बोलेगा, कि 36 बट्टा में आएगा। और आपको मूलधन ज्ञात करना है। आज मूलधन 100 नहीं है, मूलधन आपने 600 माना है, तो 600 किसके बराबर होगा? तो आप 600 से गुणा कर दीजिए, 6 6 36 से 36 कट गया, 1 2 3 4, 10,000 रुपये मूलधन होगा। इस तरीके से आपको ऐसा सवाल हल करना है। आप चाहते तो इसे ऐसे भी कर सकते थे, इसे 100 मानते तो गणना पॉइंटों में चली जाती, यहाँ पर काम ज़्यादा करना पड़ता। तो आप इस सवाल को इसी तरीके से हल कीजिएगा। जब भी ऐसा सवाल आए, आपको पता है 3 और 6 को किससे काटा जा सकता है? 600 से। आप 300 से भी कर सकते थे, उसमें थोड़ी सी गणना यहाँ बढ़ने की संभावना रहती। आपने 600 मान लिया, आप 1200 मान के भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसा आंकड़ा होना चाहिए जो इनसे कटे और 3% और 6% सरलता से निकले। अगर पीछे 2 जीरो लगे हुए होंगे तो ये परसेंटेज आराम से निकल जाएंगे, इसलिए हमने पीछे 2 जीरो वाली राशि ली। देखिए हम अगले सवाल की बात करते हैं। जो लोग बेसिक परीक्षा में 25 में से 25 अंकों की तैयारी कर रहे हैं और जिनकी गणित ठीक है, वो ऐसे सवाल परीक्षा में जरूर करके जाएं। अगला सवाल क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है। 4500 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार कर्ज पर लगाया गया कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 5% की दर से 8 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो पहला भाग बताओ। यहाँ पर देखिए 4500 रुपये टोटल है, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग के 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग का 5% की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज
आपस में बराबर है। ये कहानी सवाल ने आपको बताई है। बहुत ही सरल सी बात सोचिएगा, साधारण ब्याज बराबर बताया है। अगर साधारण ब्याज बताया है, यहां पर साधारण ब्याज कितना होगा पहले ये सोच लीजिए, फिर यहां साधारण ब्याज कितना होगा ये सोच लीजिए। ठीक है, अगर हम यहां बात करते हैं साधारण ब्याज कितना होगा, ये धन मान लीजिए P है और ये धन भी P है, यहाँ साधारण ब्याज कितना होगा 50%। ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। मान लीजिए अगर 4% ब्याज की दर होती और 2 वर्ष होता तो ब्याज कितना होता 8%। यहाँ पे 10% ब्याज की दर और 5 वर्ष है तो 10 10 10 10 कितना होता 50%। और यहाँ से ब्याज कितना होता 40%। अगर इसे P माना तो इसे Q मान लेते हैं। दोनों धन अलग अलग है ना, इसके ही 2 भाग है, दोनों अलग अलग है। यहाँ से 50% ऑफ P, 50% P का, और यहाँ से 40% Q का आपस में बराबर है। यही इस सवाल का लॉजिक था। भाई यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा 50%, यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा 40%। इस धन पर मिलने वाला 50%, तो 50% ऑफ P, और इस धन पर मिलने वाला 40% मतलब Q का 40% आपस में बराबर है। ये अनुपात समानुपात वाली बात याद कीजिए। वहाँ कहा था इसका 10%। अगर ऐसे बोलता, यहाँ ब्याज कितना है P का 50%, यहाँ ऐसे बोल रहा है P का 50% Q के 40% के बराबर है, ये भाषा वो बोल रहा है। तो हम यहाँ से P और Q का अनुपात क्या लिखेंगे, अनुपात समानुपात में आपको सिखाया गया था। ये 50 यहाँ आएगा, ये 40 यहाँ आ जाएगा, मतलब 5 और 4 9 इसका अनुपात हो जाएगा। अब आपको कुल धन दे रखा है और पहला भाग पूछा है, 4500 रुपये कुल धन है, तो 4500 के बट्टा में आप कुल लिखोगे। कुल किसके बराबर होगा, कुल ये 9 के बराबर होगा। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको पहला धन ज्ञात करना है जो 4 है, तो आप इसे 4 से गुणा कर दोगे। जो ये है ये 9 है, ये कुल है, कुल 9 है। जो ज्ञात करना है, ज्ञात 4 करना है। 9 पंजे 45, 5 चौक 20, तो 2000 रुपये पहला धन है। अगर दूसरा पूछा जाता तो 4500 में से 2000 अगर पहला है तो 2500 दूसरा हो जाता। अगर दोनों पूछे जाते तो आप ये तरीका काम में ले लेते, और सीधा दूसरा पूछते तो आप 5 से ही गुणा कर लेते। इस तरीके से आप इस तरह का सवाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर बल्ब लगा के रखिएगा, दोनों परिस्थितियों में साधारण ब्याज बराबर है ऐसा आपको बोला गया है। इसलिए आपने लिखा पहले धन का 50% दूसरे धन के 40% के बराबर है, तो P और Q का जो अनुपात होगा वो 4:5 होगा। और कोई लॉजिक मत लगाइएगा इसमें, यही तरीका लगाइएगा। पॉइंट मतलब बिना पेन को हाथ लगाए भी हो जाएगा। देखिए 50% इसके 40% के बराबर है, तो 40 और 50 का अनुपात होगा, मतलब 4 और 5 का अनुपात होगा। कुल 9 होगा, 9 45 के बराबर है, तो 4 20 के बराबर होगा, तो 2000 उत्तर आएगा। ऐसे आप डायरेक्टली सोच सकते हो इसको। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। हम साधारण ब्याज के थोड़े से वो सवाल कर रहे हैं जहां पर आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, मतलब जहां आपको रुकना चाहिए, सवाल को पढ़ना चाहिए। यहाँ पर भी आप पॉज कीजिएगा, सवाल को पहले अच्छे से पढ़िएगा और फिर आप आगे बढ़िए, उत्तर की तरफ सोचिए। अगला सवाल क्या है, 2500 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार कर्ज पर लगाया गया कि पहले हिस्से का, देखिए उसी तरह का सवाल है, पहले हिस्से का 5% की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन, इस बार मिश्र धन बराबर है भैया ना, मिश्र धन दूसरे भाग का 6% की दर से 5 वर्ष के मिश्र धन के बराबर है। ये मिश्र धन, यहाँ से आने वाला मिश्र धन और यहाँ से आने वाला मिश्र धन बराबर है। जैसे पिछली बार ब्याज बराबर बोला था, वैसे यहाँ मिश्र धन बराबर बोला है। तो देखो मिश्र धन कितना, अगर ये धन P है और अगर ये धन Q है, तो इसका मिश्र धन कितना होगा। पहले तो बताओ ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज मिलेगा 20%, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 120%। बस ये बात आपका दिमाग में लगना चाहिए। तो पहले धन का मिश्र धन कितना बनेगा, P का 120%, क्योंकि इस बार मिश्र धन बराबर है, ब्याज बराबर नहीं है। अगर ब्याज बराबर होता तो आप लिखते P का 20% Q के 30% के बराबर है। यहाँ ब्याज 30 बन रहा है, तो मिश्र धन कितना बनेगा 130%। तो P का 120% Q के 130% के बराबर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि सवाल में जो बल्ब है उसको ध्यान से समझिए। उसने कहा है मिश्र धन बराबर है। अगर वो कहता है ब्याज के बराबर है, ब्याज बराबर है, तो हम लिखते P का 20% Q के 30% के बराबर है। अगर वो बोल रहा है मिश्र धन बराबर है, तो हम लिखेंगे P का 120%, क्योंकि ब्याज जुड़ गया, ब्याज 20% है, मूलधन को 100% माना जाता है, तो 120% हो गया।
ब्याज 30% है, मूलधन को 100 माना जाता है तो 130% हो गया। क्यू पी का 120% क्यू के 130% के बराबर है। तो पी और क्यू का अगर हम यहाँ से अनुपात निकालेंगे, 130 इधर आ जाएगा और 120 इधर आ जाएगा। आपने काटा तो 13 और 12 अनुपात आ गया। कुल धन आपको दे रखा है 2500 और दूसरा हिस्सा आपसे पूछा है, यहाँ कर लेते हैं। कुल धन 2500 है, आपके यहाँ कुल धन कितना है? 13 और 12 25 है। दूसरा हिस्सा कितना है? 12, तो कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे सवाल को हल करना है। ध्यान रखिएगा, पिछले में मूलधन ब्याज बराबर था तो दोनों को ब्याज बराबर रखा था। इस बार दोनों का मिश्र धन बराबर है तो P का 120% Q के 130% के बराबर है। ये जो भाषा है इसी भाषा से उत्तर आया, इसको याद रखिएगा। याद मतलब दिमाग में सेट रखिएगा। याद मतलब कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, बहुत सरल सी चीज़ है ये। व्यवहारिक तरीके से आप इसे दिमाग में सेट कर सकते हैं। हम बात करते हैं अगले सवाल की। थोड़ा सा रोचक सवाल है। यदि मूलधन को 2 गुना, दर को आधा और समय को 3 गुना कर दे तो ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ब्याज में प्रतिशत वृद्धि पूछी है। चलिए देखिए, जैसे मैंने प्रतिशत कराया था, एक सवाल कराया था बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ पहले तो मैं आपको बता दूं, ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इस शब्द को ध्यान से सुने आप। ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये पूछा आपसे। इसको पहले ही आप दिमाग में सेट कर ले। ब्याज में प्रतिशत वृद्धि बतानी है, मतलब तरीका क्या हुआ? तरीका ये हुआ, ठीक है ना, कि वृद्धि बट्टा पुराना ब्याज। ब्याज में प्रतिशत वृद्धि पूछिए तो ऐसे बताओगे, वृद्धि बट्टा पुराना ब्याज गुणा 100, क्योंकि आपको ब्याज में प्रतिशत वृद्धि पूछी है। ठीक है, अब हम काम करते हैं, सवाल पे आते हैं। कहा मूलधन को 2 गुना कर दें। पहले हम कुछ माने तो सही, अब सब हमारे को ही मानना है इस बार। मूलधन को 2 गुना कर दें, हम मान लेते हैं मूलधन 100 और ये 2 गुना करेगा तब हो जाएगा 200। दर को आधा कर दें। अब दर ऐसी कुछ मानो जिसको उधर आधा करे तो दिक्कत नहीं हो, तो हम इसको 2 मान लेते हैं, इधर दर इधर 1 हो जाएगी। सब हमारे को ही मानना है, ध्यान रखना। समय को 3 गुना कर दे। 3 गुना कर दे, यहाँ समय आप 1 मान लो और यहाँ समय मान लो आप 3। ठीक है, ये आपने मान लिया। तो ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यहाँ ब्याज निकाल लो, यहाँ ब्याज निकाल लो और वृद्धि देख लो। यहाँ ब्याज निकालो। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? समुद्र बटा 100, समय मूलधन और दर बटा 100। तो समुद्र बटा 100। इधर से आपने ब्याज निकाला 2, यहाँ से भी ब्याज निकाल लीजिए। ब्याज में प्रतिशत वृद्धि पूछिए तो ब्याज तो पता होना चाहिए। 200 गुणा 1 गुणा 3 बट्टा 100। ठीक है, तो कितना हो गया? 6। ब्याज में प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है, आपको वृद्धि बतानी है। प्रतिशत वृद्धि बताने का, ब्याज में प्रतिशत वृद्धि बताने का तरीका मैंने आपको बताया था। ब्याज में प्रतिशत वृद्धि कैसे बताओगे? वृद्धि कितनी हुई? 2 से 6 हो गया तो 4 की वृद्धि हुई, बट्टा पुराना ब्याज। पुराना ब्याज क्या था? 2। भाई 2 से 6 हो गया और आपको वृद्धि प्रतिशत बताना है। 2 से 6 हो गया, कितने पर कितने की वृद्धि हुई? 2 पर 4 की वृद्धि हुई। कितने पर? 2 पर। कितने पर? 2 पर। कितने पर? 2 पर। तो 2 कहाँ? बट्टा में। वृद्धि कितनी? 4। 4 कहाँ? ऊपर, गुणा 100। कितना आ जाएगा? 200% आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही कम गणना से इस तरह के सवाल को आप हल कर लेंगे और ज़्यादा कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। ऐसे सवाल को करने का और भी तरीका है, लेकिन फिलहाल आपके लिए तरीका बेस्ट है। मतलब गणना के हिसाब से ये सबसे छोटा तरीका है और ज़्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ा। आपने 100 माना और आगे बढ़े। बस ये ध्यान रखिएगा, ब्याज में प्रतिशत वृद्धि पूछी है तो वृद्धि बटा पुराना ब्याज गुणा 100 तरीके से आप निकालोगे। कितने पर कितना भी सोच सकते हो। 2 से 6 हो गया, मतलब कितने पर? 2 पर। कितना बढ़ा? 4। वृद्धि पूछिए, 2 पर कितना बढ़ा? 4। तो 4 बटा 2 गुणा 100। कोई मूलधन 6 वर्षों में 400 रुपये ब्याज देता है। सवाल सुनिएगा, 6 वर्षों में, आप पॉज करके बड़े अच्छे से देखिएगा और आप चाहे तो पहले अपना तरीका दिमाग सब लगा लीजिएगा। कोई मूलधन 6 वर्षों में 400 रुपये ब्याज देता है। यदि 3 वर्षों के बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया तो ब्याज कितना होगा? देखिए, यहाँ दर और समय की बात नहीं करी है, इसका मतलब दर और समय समान है। परीक्षा में ऐसा लिखा रहेगा, समान समय के लिए और समान दर से।
ठीक है ना, दर और समय की बात नहीं करिए तो दर और समय समान है। अब अगर दर और समय समान हो तो जितना मूलधन का अनुपात होगा वही ब्याज का अनुपात होगा। ब्याज क्या है भाई? कमाई है। ब्याज क्या है? लाभ है। ब्याज क्या है? लाभ। अभी आपने सांझा पढ़ा था, सांझा में आपने क्या पढ़ा था कि जो धन का अनुपात होगा वही तो लाभ का अनुपात होगा, क्योंकि समय और दर तो समान है। अगर समय और दर समान नहीं होती तो हम अलग तरीके से आगे बढ़ते, जैसे हमने पिछले में करके आगे बढ़े वैसे आगे बढ़ते हम, लेकिन वहाँ जरूरत ही नहीं है। धन का जो अनुपात है वही लाभ का अनुपात होगा, ठीक है ना। अब हम धन की बात कर लेते हैं। कोई धन 6 वर्षों में 400 रुपये ब्याज देता है। अब देखिए, अगर हम सबसे पहले सबसे स्मार्ट लॉजिक की बात करें तो सबसे स्मार्ट लॉजिक क्या है वो देखिए। 6 वर्षों में ब्याज कितना दे रहा है? 400 रुपये। कह रहा है कि 3 साल के बाद मूलधन को 3 गुना कर देते हैं। तो देखो यहाँ पहले ये सोचो, पहले 3 वर्षों में ब्याज कितना मिला होगा? 200, और फिर 3 वर्षों में ब्याज कितना मिला होगा? साधारण कंडीशन में 200, क्योंकि कुल ब्याज कितना है? 400। भाई कुल ब्याज कितना है? 400। और जो सरल ब्याज है वो तो सीधा सीधा ही चलता है भाई। सरल ब्याज में ऐसा तो होता नहीं ब्याज पर ब्याज मिले, तो जैसे अगर शुरू के 3 वर्षों में 200 मिला है तभी तो लास्ट के 3 वर्षों में 200 मिला है। अभी मैंने उत्तर की कोई बात नहीं करी है, अभी मैंने सिर्फ सवाल की बात करी है। 6 साल में 400 रुपये मिल रहा है, इसका मतलब पहले 3 साल में 200 मिला होगा और लास्ट के 3 साल में 200 रुपये ब्याज मिला होगा। ऐसा सवाल आपसे कह रहा है, मैंने बस थोड़ा सा खोल के बताया। खोल के 3 साल का क्यों बताया है? वो कह रहा है 3 साल के बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया गया, यही कह रहा है। यदि 3 वर्ष के बाद मूलधन को 3 गुना कर दें तो ब्याज कितना मिलेगा? तो देखिए 3 साल तक तो 200 रुपये मिलेगा क्योंकि वही मूलधन है। 3 साल के बाद आपने मूलधन को 3 गुना कर दिया तो ब्याज भी 3 गुना मिल जाएगा, क्योंकि दर और समय तो समान है। बस इतना सा ही तो सोचना है आपको भाई। अगर 6 साल की हम बात करें, 3 साल बाद आपने 3 गुना किया मूलधन को, तो 3 साल तक तो आपको वही 200 रुपये मिलेंगे, और फिर आपने 3 गुना किया है तो आपको ब्याज भी 3 गुना मिल जाएगा। आप धन को दुगुना करोगे, ब्याज दुगुना, क्योंकि दर और समय समान है। आप धन को 4 गुना करोगे तो ब्याज 4 गुना। तो इन अगले 3 सालों में जो 200 रुपये ब्याज मिलता था, इस कंडीशन के हिसाब से अगर मूलधन को 3 गुना कर दिया तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा, तो 600 रुपये। तो यहाँ से टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा? 800 रुपये आपका उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से आपको इस सवाल को हल करना था। बहुत ही सरल सवाल है। आप ऐसे भी सोच सकते थे, अगर मूलधन P है, पहले 3 साल में P 3P होता, फिर आपने 3 गुना कर दिया तो 3P 9P होता। तो मूलधन का अनुपात पहले 3 साल का और बाद के 3 साल का 1:3 है, तो ब्याज का अनुपात भी यही होगा। और 1 अगर 200 के बराबर है तो 3 600 के बराबर है, तो कुल ब्याज 800 रुपये हो जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते थे, लेकिन ये भी आपने वही काम किया है। ये बस बेसिक व्यवहारिक तरीका है। 3 साल में 200 रुपये ब्याज, 3 साल में 200 रुपये ब्याज, क्योंकि कुल 6 साल में 400 रुपये ब्याज। 3 साल बाद मूलधन को तिगुना कर दिया, तो 3 साल बाद मूलधन को तिगुना किया तो ब्याज भी तिगुना मिल जाएगा। तो 200 का 3 गुना 600 मिल जाएगा। तो कुल ब्याज कितना हुआ? 200 यहाँ से और 600 यहाँ से, 800 रुपये कुल ब्याज प्राप्त हो जाएगा। अब हम करते हैं सरल ब्याज की बेसिक परीक्षाओं के आधार पे आज का अंतिम प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। कोई भी लॉजिक अगर आपको कम समझ में आए तो सबसे पहले तो आपकी ड्यूटी बनती है आप उसे रिवाइज करके देखें, सवाल को अच्छे से पढ़ें, प्रश्न को समझने की कोशिश करें, उत्तर को रटने की कोशिश नहीं करें। हाँ, आप कोई लॉजिक होता है उसको आप याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, लेकिन आप उत्तर को नहीं रटें, आप पहले सवाल को समझें। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए, दर और समय तो समान है, x रुपये का साधारण ब्याज y हो तथा y रुपये का साधारण ब्याज z हो, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये हमारे से सवाल ने पूछा है। इसने x y z चारों ऑप्शन जो दे रखे, चारों में काम में लिया है। ठीक है, x रुपये का ब्याज y हो और y रुपये का ब्याज x हो। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहली कंडीशन में पहले मैं बेसिक से कराता हूँ, फिर डायरेक्ट भी कराऊंगा। मूलधन कितना है? x रुपये, और ब्याज कितना है? y। दर समान है, दर 1 मान लेते हैं, और समय समान है, समय 1 मान लेते हैं। क्योंकि समान है इसलिए 1 1 मान लेते हैं ताकि दोनों तरफ गणना करने में सरल रहेगा। अब ये क्या कह रहा है? इधर से क्या कह रहा है? इधर से कह रहा है मूलधन। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है? y रुपये का ब्याज, मूलधन y, और ब्याज कितना उसका? z। तो निम्न में से कौन सा कथन समय? दर और समय तो समान है, तो दर यहाँ पर भी 1 मान लेते हैं और दर यहाँ पर भी, समय यहाँ पर भी 1 मान लेते हैं।
ये आपका प्रश्न है। अब आपको इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित करना है। आपको ये देखना है यहाँ x, y, z में संबंध क्या है आपस में। तो आपको इन दोनों को सामने ला के रखना पड़ेगा। तो सामने ला के रखने के लिए यहाँ पर जो समान है उनका आप काम में ले सकते हो। पहले आप ऐसा सवाल करते हुए आए हो, जो दो राशियाँ समान है उनको साथ में रख सकते हो आप, इधर बराबर इधर बराबर। तो समान आपको क्या दिख रहा है, दर और समय दोनों बराबर है। तो आप चाहो तो इधर से दर निकाल के इधर से दर निकाल के दोनों को बराबर रख दो। आप चाहे तो इधर से समय निकाल के इधर से समय निकाल के दोनों को बराबर रख दो, आपका काम हो जाएगा। कैसे? चलिए मैं यहाँ से दर निकाल देता हूँ। यहाँ से दर क्या होगी, ब्याज गुणा 100। ब्याज कितना है, y गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। तो मूलधन x और समय मैंने क्या मान लिया, 1। यहाँ से दर क्या होगी, आप चाहे दर को समान रखें चाहे समय को समान रखें, दोनों समान है, उनमें से किसी को समान रखें, ये आमने सामने आ जाएंगे, इनके संबंध निकल जाएंगे। यहाँ से दर क्या होगा, ब्याज गुणा 100। ब्याज कितना है, z गुणा 100। मूलधन y गुणा दर 1। इन दोनों को हमें बराबर रखना है, इनका संबंध आ जाएगा हमारे पास में। इन दोनों को हम बराबर रखते हैं। देखिए y गुणा 100 बट्टा x, क्योंकि एक को लिखने का मतलब नहीं है, z गुणा 100 बट्टा y। 100 से 100 कट गया, y इधर आया, y से गुणा हो गया, तो y का वर्ग बराबर xz। ये इनका संबंध आ चुका है जो आपको परीक्षा में लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा y² बराबर xz, जो कि चौथा ऑप्शन है, y² बराबर zx। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। x रुपये का ब्याज y है, दर और समय समान है। y रुपये का ब्याज z है, दर और समय समान है। मैंने प्रश्न की भाषा को पढ़ा, उसने कहा दर और समय समान है, तो या तो दर निकाल लूँ या समय निकाल लूँ और दोनों को समान रख दूँ। ठीक है, यहाँ समान है इसलिए दोनों की जगह एक एक रख दिया मैंने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। समान मतलब यहाँ समान नहीं, यहाँ जो दर है वही यहीं दर है, और यहाँ जो समय है वही यहाँ समय है, ऐसा इसने बोला है। ठीक है, अब आपने ये प्रश्न समझ लिया। अगर अगली बार आपको ऐसा प्रश्न देखने के लिए मिल जाए, ध्यान से सुनिए कि x रुपये का ब्याज y है और y रुपये का ब्याज z है। क्या देखने के लिए मिल जाए, x रुपये का ब्याज y है और y रुपये का ब्याज z है। x का ब्याज y और y का ब्याज z। जब भी ये भाषा आपको देखने के लिए मिल जाए तो आप समझ लेना इसका और इसका गुणा इसके और इसके गुणा के बराबर है। तो y² बराबर xz। परीक्षा के हिसाब से आप डायरेक्ट भी दिमाग में रख सकते हैं। अगर बोले p रुपये का ब्याज q है और q रुपये का ब्याज r है, p रुपये का ब्याज q है और इस q रुपये का ब्याज r है, तो आप ये समझ सकते हैं q का वर्ग बराबर pr के बराबर होगा। तो आप परीक्षा में अगर आपके सामने सेम सवाल अगर रिपीट हो जाए और ऐसा लिखा हुआ दिख जाए आपको कि x रुपये का ब्याज y है और y रुपये का ब्याज z है, इस x का ब्याज y और उस y का ब्याज z है, तो इनमें संबंध बताना है, तो y का वर्ग बराबर xz होगा। p रुपये का ब्याज q है और q रुपये का ब्याज r है, तो q का वर्ग बराबर pr होगा। इस तरीके से अगर आपको लेटेस्ट किसी परीक्षा में ये चीज़ दिख जाए तो आप डायरेक्ट करके काम कर सकते हैं। ये है साधारण ब्याज। इसके बाद हम चक्रवर्ती ब्याज पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए भाग 1 को भाग 1 की तरह पढ़िए, भाग 2 को थोड़ा सा बौद्धिक दिमाग लगा के पढ़िए, प्रश्न को पोज कीजिए, पहले अपना उत्तर देखिए, फिर मेरे उत्तर के साथ उसे कंपेयर कीजिए। आपने सोचने में कहाँ गलती करी उस पर ज़रूर ध्यान देवें। एक बात और ध्यान रखें, ये जो अंक गणित है इसके अंदर सवाल को पढ़ना बहुत अच्छा ज़रूरी होता है। सवाल की भाषा को अच्छे से समझें और प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, तो आप उत्तर की तरफ जल्दी पहुँच जाएंगे। धन्यवाद।